आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। पांचवें चरण का सियासी रण अपने चरम पर है। जाहिर सी बात है, आज पांचवें चरण को लेकर मतदान हो रहा है। 49 सीटों पर देश भर में ये मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है। पांचवें चरण की जहां तक बात कर ली जाए तो इस चरण के मतदान संपन्न होने के बाद 428 सीटों पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुकेगा। कई राज्य हैं, जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र, उड़ीसा इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि यहाँ न सिर्फ लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है बल्कि यहाँ के 35 जो विधानसभा सीटें हैं उस पर भी मतदान हो रहा है। लद्दाख के 49 सीटों पर भी मतदान जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 4 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला आज इस मतदान के जरिए हो रहा है। जहां तक बात की जाए तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि तापमान भी औसतन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो करीब 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। आप देख रहे हैं ये तस्वीर है लखनऊ की, जहां पर डीएम जो कि जिलाधिकारी होता है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है, वो किस तरह से दिव्यांग को लेकर के मतदान स्थल पर पहुंचे एक संदेश देने की कोशिश की है। मोहनलालगंज की बात कर ली जाए, रायबरेली की बात की जाए, हमीरपुर की बात की जाए, बाराबंकी, अमेठी, कौशाम्बी, महोबा, इन तमाम लोकसभा सीटों पर लोग सुबह से ही मतदान के लिए कतारों में लगे हुए दिख रहे हैं। एक जोश और उत्साह का माहौल है और हम बार बार ये अपील भी कर रहे हैं प्राइम टीवी के जरिए कि चाहे बेशक लाख तपिश हो, लेकिन लोग घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हाँ, एक और मैं जागरूकता के लिए ये संदेश देना चाहूँगा अपने प्राइम टीवी के दर्शकों को कि जो लोग केवल ऑनलाइन अपनी प्रक्रिया मतदान स्थल या मतदान केंद्र की तलाश कर रहे हैं और उसमें उनका नाम नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर अपने मतदान केंद्र पर जाएं जहां वो पहले मतदान करते रहे हैं। वहां की सूची में उनका नाम होगा और इसमें निश्चित तौर पर बड़े तादाद में लोग ये सोच करके बैठ गए हैं कि संभवतः उनकी मतदाता सूची में नाम नहीं है। तो आप स्थल पर जाएँ, मतदान स्थल पर जाएँ और वहाँ जा कर के तहकीकात करें। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो लखनऊ में मतदान करते हुए सपरिवार दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी मतदान करने के बाद अपनी तस्वीर में लोगों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने मतदान कर दिया। नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और फतेहपुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी मतदान किया है। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। प्रशांत कुमार डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सूर्यपाल गंगवार डीएम हैं और जिनको कहा जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के, वो भी मतदान कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। स्मृति ईरानी को आप देख सकते हैं, क्योंकि अमेठी जो है ये कहा जा सकता है वीवीआईपी सीट बना हुआ है। स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है, यहाँ से प्रत्याशी हैं। इनके प्रतिद्वंदी के रूप में केएल शर्मा जो नेहरू गांधी परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं। तो यहाँ का सियासी जंग भी काफ़ी दिलचस्प है। अनुराग शर्मा ने भी वोटिंग किया है। कौशल किशोर को आप देख सकते हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं, मोहनलालगंज से ये प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी मतदान किया है। बृजभूषण शरण सिंह जो पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के मंच से गूंजता रहा है, क्योंकि इनका विवाद चल रहा है महिला रेसलरों को लेकर के, तो इन्होंने भी मतदान किया है। हालांकि इनके बेटे को टिकट दिया गया। करण भूषण सिंह को भी आप देख सकते हैं, कैसरगंज से ये पिताजी की जगह पर प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उमर अब्दुल्ला बारामुल्ला सीट से ये प्रत्याशी हैं, ये JKNC के उपाध्यक्ष भी हैं, इन्होंने भी मतदान किया। और उसके बाद वो जो संदेश दे रहे हैं, किरीट सुमैया बीजेपी के जाने माने नेता, इन्होंने भी मतदान किया है। ये तस्वीर प्राइम टीवी पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है लखनऊ में, इन्होंने मतदान किया है। यानी कुल मिलाकर के जितने भी वीवीआईपीज़ हैं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी घर से निकलें और भारी तादाद में मतदान करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक अच्छा संदेश एक्स पर दिया है कि आपका वोट सशक्त सुरक्षित भारत का आधार बनेगा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। पहले मतदान फिर जलपान। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हर स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट हो या अखिलेश यादव का हो जो सपा सुप्रीमो है, सब ने ये अपील की है लोगों से कि वो घरों से निकले और घर से निकल करके वो मतदान करें।
लोकसभा के चुनावी रणभेरी में बारी है आज 5वें चरण की। आज कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज जिन 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है, वहां कई दिग्गजों की साख दांव पर है। आइए जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से बड़े चेहरे इस चरण में दावेदारी ठोक रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। अमेठी लोकसभा से ये प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी की, इनकी भी किस्मत दांव पर है। कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं। मोहनलालगंज लोकसभा जो लखनऊ से सटा हुआ है, वहां से ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर लोकसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं। तो इन नेताओं के साख दांव पर है। करण भूषण सिंह बृजभूषण सिंह के बेटे हैं। कैसरगंज लोकसभा से इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, ईवीएम में बंद हो रही है। रविदास मेहरोत्रा लखनऊ लोकसभा से ये सियासी मैदान में है, इनकी भी किस्मत दांव पर है। आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन से इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। राहुल गांधी चर्चित नाम है, रायबरेली लोकसभा से ये दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं। वायनाड के बाद ये यहाँ आए थे। कृष्णा पटेल बांदा लोकसभा सीट से ये चुनावी मैदान में हैं, ये योगी सरकार की मंत्री भी हैं। उमर अब्दुल्ला की बात की जाए, बारामूला लोकसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं और इनकी भी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो रही है। उज्ज्वल निगम की बात करें, मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं, इनके भी भाग्य का फैसला आज हो रहा है। पीयूष गोयल बीजेपी का चर्चित चेहरा, मुंबई उत्तर लोकसभा से ये प्रत्याशी हैं। भारती पवार ये डिडोरी लोकसभा से प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है इन सब की किस्मत आज दांव पर है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण लोकसभा से बिहार के ये प्रत्याशी हैं। यहीं से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा की प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। शिवचंद्र राम हाजीपुर लोकसभा बिहार से ये प्रत्याशी हैं, इनकी भी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। अली अशरफ फातिमी को बात की जाए, बिहार के मधुबनी लोकसभा से ये चुनाव मैदान में हैं और इनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। अर्जुन राय की बात कर ली जाए, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं। लालू यादव की पार्टी से ये प्रत्याशी हैं। चिराग पासवान चर्चित चेहरा, रामविलास पासवान के बेटे, हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार से ये प्रत्याशी, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। देवेश चंद्र ठाकुर की बात कर ली जाए, सीतामढ़ी लोकसभा सीट बिहार के ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद कर रही है। जनता जनार्दन होती है, मंचों से चाहे जो भी बयान दिया जाए, सियासी मुद्दे चाहे जो हों, लेकिन जनता ही नेताओं के भाग्य का फैसला करती है। चलिए, हमारे साथ विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि 5वें चरण में आखिर क्या कुछ माहौल चल रहा है। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। विनय जी, 5वें चरण की बात की जाए तो चौथे चरण तक तो हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। 5वें चरण में मैं अगर उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा था कि ज़्यादातर जगहों पर बेरोजगारी, महंगाई, अन्ना पशु, इनका आतंक, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सियासी गलियारे में छाए हुए हैं और जनता कह रही है कि हम इसी मुद्दे पर मतदान करेंगे। आपका क्या आकलन है? जनता नो डाउट यही चाह रही है कि हमारी बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों पे ही सरकार को फोकस करना चाहिए और हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इन मुद्दों को प्रमुखता से ऊपर रखना चाहिए। बट 5वें चरण के चुनाव तक आते आते कहीं ना कहीं 5 किलो अनाज या हम उसको 10 डबल कर दें 10 किलो अनाज, इन्हीं सब चीज़ों पे जो है केंद्रित होता नजर आ रहा है। अभी तक कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने ऐसा कुछ बोला हो अपने घोषणा पत्र में या चुनावी प्रचार में जो ये बताया हो कि हम किस तरीके से आगे की दिशा दशा तय करेंगे, एक हिंदुस्तान की, एक विकसित हिंदुस्तान की कैसी रूपरेखा हम तैयार करेंगे। बेरोजगारी के बारे में उसने कोई अपनी प्लानिंग डिटेल में शेयर नहीं की।
महंगाई कैसे दूर करेंगे, किस तरीके से अपनी दिशा दशा वो रखेंगे, ऐसा कोई किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में नजर नहीं आ रहा है। जो भी वायदे किए जा रहे हैं वो लोक लुभावने रेवड़ियां बांटने के बारे में बात हो रही है, कुछ ध्रुवीकरण के मुद्दे जिनको बार बार उठाया जा रहा है, और इन्हीं सब चीजों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा हमें इन 5 चरणों में नजर नहीं आ रहा है जो पहले चरण से स्टार्ट हुआ हो और 5वें चरण तक वो अभी चल रहा हो। विनय जी, एक सवाल, क्योंकि इस चरण में राम मंदिर का मुद्दा काफी अहम मायने रखता है। फैजाबाद में जिस तरह से ताकत झोंकी भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए और पूरे देश में 5वें चरण के लिए माहौल बनाने का उन्होंने काम किया। इसका भी कोई असर देखने को मिल रहा है लोगों में? क्योंकि आपकी तो पैनी निगाहें होती हैं लोगों के बीच में, आपको भी हर लोकसभा सीट से जो फीडबैक मिल रहा होगा, क्या ये मुद्दा इस बार चला है? देखिए, अवध की अगर बात करें और पूर्वांचल की अगर बात करें, ये 5वां चरण और 6ठा चरण, खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, 5वें चरण और 6ठे चरण में राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से हावी रहेगा। वैसे राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का कोई आज का मुद्दा नहीं है, वो भाजपा ने शुरुआत से अपने जो है मैनिफेस्टो में उसको सम्मिलित कर रखा है, और इस बार जब मंदिर का निर्माण हो गया है तो उसको वो जो है बार बार उठाई है। उतनी प्रमुखता से ये मुद्दा भी नहीं उठा है जितनी प्रमुखता से लोग आकलन कर रहे थे कि भाजपा उसको उठाएगी। लेकिन ये अवध की जो सीटें हैं और पूर्वांचल की, यानी 5वें चरण की और 6ठे चरण की जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा, वहां पे नो डाउट राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से हावी रहेगा। जी विनय जी, आप बने रहिएगा। 1 मिनट जरा मैं अपने संवाददाता वैभव के पास चलूंगा। वैभव, चूंकि गर्मी काफ़ी है, तापमान भी लगता है कि 42 डिग्री के आसपास होगा लखनऊ का, लेकिन मतदाताओं में किस तरह की उत्साह या जोश या जागरूकता देखने को मिल रहा है? क्या मतदाता पहुंच रहे हैं? गर्मी देखने को मिल रही है, पर लगातार मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए कि देखिए लगातार मतदाता यहाँ पे वोट देते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह है और मतदाता यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं और वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि लखनऊ में इतनी भीषण गर्मी के होने के बावजूद भी मतदाता यहाँ पे वोट डालने मतदान डालते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने नीरज सिंह से ही बात की थी, राजनाथ सिंह के लड़के बेटे से, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी गर्मी भी अगर मतदाता मतदान डालते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राजनाथ सिंह को मिलता हुआ नजर आएगा। वैभव, मैं अभी दिनेश शर्मा को सुन रहा था या फिर राजनाथ सिंह को, सबने यही कहा कि इस बार तो लखनऊ में कमल खिलेगा और 5 लाख पार का नारा दिया है। इन सब के बीच रविदास मेहरोत्रा जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, विधायक भी हैं, जाहिर सी बात है, और दूसरा जो बीएसपी के सरवर मलिक, इनको लेकर के क्या लोगों में कोई बातचीत हुई? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है राजधानी लखनऊ में? हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनाथ सिंह कद्दावर नेता हैं और उन्होंने काम भी बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या माहौल दिख रहा है अन्य प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, राजनाथ सिंह कद्दावर नेता हैं और कहीं ना कहीं उनकी साफ छवि लखनऊ में है, पर ये जरूर है कि यहाँ राजनाथ सिंह को ये लगता है कि कहीं ना कहीं रविदास मल्होत्रा इनके लिए टक्कर देते हुए नजर आएंगे। पर सरवर मलिक का कहीं ना कहीं कुछ खासा रुझान देखने को सामने नहीं आ रहा है। अभी जब हमने कुछ समय पहले नीरज सिंह से बात की थी तो नीरज सिंह ने कहीं ना कहीं चुटकी लेते हुए कहा था कि हमारी जो हमारा मेन कॉम्पिटिटर है वो सरवर मलिक को कहते हुए नजर आए थे, पर वो एक एज चुटकी लेते हुए नजर आए थे नीरज सिंह जी। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो कह रही थी कि बदलाव का संकेत नजर आ रहा है। भाई, बीएसपी इतना दमदारी से क्यों ये दावा कर रही है? देखिए, बीएसपी हमेशा से दावा करती हुए नजर आती है, पर कहीं ना कहीं उनके जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह लखनऊ में एक मजबूत कैंडिडेट हैं, पर लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य उनके लिए मेन दिक्कत बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वोटर है वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के पक्ष में खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेते हुए कहीं ना कहीं वहां पे पुरजोर जोर लगाते हुए बीजेपी ने वहां पे पुरजोर जोर लगाया हुआ है। ठीक है वैभव, आप बने रहिए फील्ड में,
ग्राउंड जीरो से आपसे हम बात करते रहेंगे। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक बैठक को किया है संबोधित। ये बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से। देश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है, ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। वोटर्स अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री सुबह से ही एक्स पर ये लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा, अपना वोट जरूर डालें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुरोध है, जो पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही है कि जो देश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दी है। उन्होंने कहा है कि वोटर्स अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा है। आज देश में 5वें चरण का मतदान भी हो रहा है। बड़ी संख्या में वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं सभी मतदाताओं से और विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और प्राइम टीवी बार बार ये अपील कर रही है कि घर से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी, आपकी जो जवाबदेही है, उसे निभाएं। विनय जी, एक बार फिर हम चर्चा पर चलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर इन 49 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 2014 में बीजेपी के पास इसमें से 27 लोकसभा सीटें थी, जिस पर फतह हासिल हुई थी। कांग्रेस को 2 जगहों पर सफलता मिली थी, अमेठी रायबरेली। 2019 आते आते 49 लोकसभा सीटों में से 32 बीजेपी के हवाले हो गई और कांग्रेस के पास एक मात्र रायबरेली बची थी। वहाँ से भी सोनिया जी जा चुकी हैं। अब राहुल गांधी, जो उनके बेटे हैं, वो वहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। तो एक कहा जा सकता है कि इस चरण में बीजेपी के पास अपने पुराने जो उसकी प्रदर्शन था उसे दोहराने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के लिए बहुत कुछ हासिल करने का एक वक्त है, या इंडिया गठबंधन के पास बहुत कुछ हासिल करने का वक्त है। 5वें चरण में नो डाउट जो है बीजेपी को एक एज है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पे कांग्रेस केवल 2 सीटों में 2014 में या 2019 में फाइट में थी और 2019 में राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। इस बार उन्होंने के.एल. शर्मा जी को वहां से अपना कैंडिडेट बनाया है। हमें भी खासकर उत्तर प्रदेश की जो 3 सीटें हैं, रायबरेली, अमेठी और गोंडा, इन 3 सीटों पे एक पैनी नज़र है और बड़ी उत्सुकता है कि यहाँ पे जनादेश किस करवट बैठता है जी। रायबरेली में भी फाइट ठीक ठाक है और अगर कोई गांधी परिवार का सदस्य अमेठी से अगर चुनाव लड़ता तो शायद अमेठी की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ ले सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जनता जनार्दन है, उसको वो किसको सिर माथे बिठाती है, ये 4 जून को डिसाइड हो जाएगा। जी, अमेठी की जहाँ तक बात की जाए लोकसभा सीट की, निश्चित तौर पर ये वीवीआईपी सीट है और अमित शाह यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। उन्होंने रोड शो तक किया था स्मृति ईरानी जी के लिए। लेकिन के.एल. शर्मा के लिए ये माना जा रहा है, जो मेरी बातचीत हो रही थी लोगों से, कि चूँकि वो 40 साल से लोगों के बीच में रहे हैं और बेशक राहुल गांधी वहाँ से सांसद होते थे लेकिन सारा काम वो देखते थे। तो ऐसे में लगता है, आपको क्या लगता है कि कोई टक्कर दिख रही है या एक तरफा माहौल स्मृति ईरानी के लिए देखने को मिल रही है? के.एल. शर्मा के आने से टक्कर में वो सीट आ गई है। नो डाउट उनको वहाँ का जो है लोकल एक्सपीरियंस है। 40 साल से वो रायबरेली और अमेठी के लिए ही काम कर रहे हैं। उनको बूथ वाइज, मंडल वाइज हर एक चीज का जितना बेहतर जो है एक्सपीरियंस है, उतना शायद किसी और को नहीं होगा। इस मामले में के.एल. शर्मा स्मृति ईरानी के ऊपर भारी पड़ते हैं। बट
स्मृति ईरानी को भी हम कमजोर आंक नहीं सकते हैं। वो एक बार की जीती हुई सांसद हैं, लोकप्रिय हैं और भाजपा की एक जो लहर मोदी की चल रही है, अगर मोदी लहर वैसे ही चलती है तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अमेठी की लड़ाई एक नेट टू नेट लड़ाई है। यहाँ पे पहले से कोई आकलन करना बहुत मुश्किल काम है। जी, एक सीट और है अमेठी से सटे हुए रायबरेली की भी जिक्र कर ली जाए हम लोग। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो कि सियासत के चर्चित चेहरे हैं और एक माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की, भारत न्याय यात्रा से लेकर के तमाम उन्होंने जो यात्राएं की या फिर जो मंच से अखिलेश और राहुल गांधी ने हुंकार भरी। हालांकि ये विलंब निश्चित तौर पर देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन काफ़ी देर से सक्रिय हुआ, लेकिन जिस तरह से रायबरेली की जंग है वहाँ से दिनेश प्रताप सिंह जो योगी सरकार में मंत्री भी हैं वो प्रत्याशी हैं और मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी का भी राह आसान होगा या वहाँ भी चुनौती आपको देखने को मिल रही है? संजय जी, रायबरेली की सीट कांग्रेस की एक पारंपरिक सीट है जी, और किसी भी विषम परिस्थितियों में भी रायबरेली ने हमेशा जो है गांधी परिवार को सपोर्ट किया है और वहां से जिता के लोकसभा भेजा है। ये सीट कांग्रेस जीत रही है, वो तभी हार सकती है, उसका एक ही कारण है कि भाजपा की जो अंदरूनी कलह है, जैसा समीकरण दिख रहा है, वो चाहे अभी मनोज पांडे जी भाजपा ज्वाइन किए हैं वो, या आदित्य सिंह और दिनेश प्रताप सिंह, अगर ये तीनों सही से अच्छे तरीके से तालमेल बिठाते हुए अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो राहुल गांधी को एक अच्छी फाइट दे सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि राहुल गांधी का वहां पे लेकिन पड़ना विनय जी, मनोज पांडे के घर अमित शाह जी का जाना एक ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश तो हुई है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया है रायबरेली में, क्योंकि राहुल गांधी हर सियासी मंच से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, राजनाथ सिंह रहे हों, सबके जुबान पर राहुल गांधी निशाने पर रहते ही हैं। देखिए, रायबरेली में कांग्रेस को हमेशा ब्राह्मण और SC ST का जो है भरपूर सपोर्ट मिला है। कहीं ना कहीं अमित शाह मनोज पांडे को लाके एक ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश की है। वो उनके घर भी गए हैं, ऑन कैमरा माहौल अच्छा दिख रहा है। पर संजय जी, एक राजनीति है और सबकी एक अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर उन महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए जी, संगठनिक रूप से अगर वो चुनाव लड़ती है भाजपा, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को एक कड़ी टक्कर देंगे और रायबरेली का चुनाव फंस भी सकता है। संभवतः यही वजह है कि वहाँ के जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी की अपील का कोई असर जनता पर दिखने वाला नहीं है। सोनिया गांधी की अपील का फर्क तो पड़ेगा ही, एक इमोशनल जो है उन्होंने अपील की थी। अब दिनेश प्रताप जी तो खैर ये ऐसा अपना बयान देंगे ही, लेकिन उसका एक फर्क तो है ही है। उससे कहीं ना कहीं एक जो इमोशनल वोटर होता है और जो कांग्रेस का जो पारंपरिक वोटर है, उसको एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ने एक इमोशनल बयान दिया था कि अपने बेटे को हम आपको हवाले कर रहे हैं जी। नो डाउट उसका एक फर्क तो इस चुनाव में पड़ेगा। लेकिन संजय जी, मैं फिर कहता हूं कि भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ, अगर 100% अपनी जो पूरी ताकत है और खासकर वो 3 कैंडिडेट आदित्य सिंह, दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे, अगर इनके दिल और दिमाग ये पूरी तरीके से एक साथ रह के अगर वो चुनाव में नजर आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो नो डाउट वो सीट फंसी है। इतना आसान नहीं होगा राहुल। वैसे विनय जी, देखा जाए तो अखिलेश सिंह जिनकी बेटी हैं अदिति सिंह, अखिलेश सिंह बाहुबली नेता थे, और मनोज पांडे, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो संभवतः हो सकता है कि कमल के नाम पे ही एक मंच पर आ गए हों। अमित शाह जी की चूँकि चाणक्य नीति होती है, उसके बदौलत वो एक मंच पर बेशक आ जाएं, वरना ऐसा हमें लगता नहीं है। हो सकता है कि मोदी जी के नाम पर दोनों एक हो जाएं।
यही चीज मैंने कहा कि राजनीति में जो चीज दिखती है वो अंदर खाने वैसी होती नहीं है जी। हर व्यक्ति की एक अपनी महत्वाकांक्षा है, तो उस महत्वाकांक्षा को अगर वो जीत पाए, उसको दरकिनार कर पाए, ये बहुत टफ लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि रायबरेली की सीट कहीं ना कहीं हल्की फुल्की वो कांग्रेस की तरफ झुकती हुई नजर आती है। विनय जी, चलिए अब एक और महत्वपूर्ण सीट की बात कर ली जाए, फैजाबाद की। जाहिर सी बात है, फैजाबाद लोकसभा सीट में ही अयोध्या आता है। राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया, वहाँ पर उन्होंने रोड शो भी किया और भारी तादाद में लोग घरों से उमड़े। लेकिन वहाँ का जो मैं मुद्दा देख रहा था, तो राम मंदिर तो एक मुद्दा है ही, वहाँ पर छुट्टा जानवर, बेरोजगारी, महंगाई जैसे भी मुद्दे हैं। और प्रत्याशियों की बात कर जाए तो लल्लू सिंह जो मौजूदा सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं मैदान में, लेकिन समाजवादी पार्टी का अवधेश प्रसाद भी पूर्व मंत्री हैं, उनका भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है एक फैजाबाद लोकसभा सीट के एक क्षेत्र में। तो ऐसा लग रहा है कि टक्कर इनके बीच भी बहुत कांटे की देखने को मिल रही है। नो डाउट अवधेश जी बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं फैजाबाद लोकसभा सीट पे। कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और मुझे ऐसा महसूस भी होता है, जो लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनसे, ये अयोध्या की सीट, फैजाबाद की सीट जो है वो बीजेपी एक आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी को लेकर के क्या रिपोर्ट है विनय जी आपके पास? बाराबंकी का चुनाव टफ है और यहाँ पर भी नेट टू नेट है। यहाँ पे पूनिया जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार उनके पिताजी यहाँ से चुनाव जीत भी चुके हैं और बीजेपी ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद फिर बदला है जी। उपेंद्र रावत, जिनका वो संभवतः कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। जी जी जी, उसके बाद उन्होंने जो है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला और राजरानी रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव बाराबंकी का भी चूंकि अयोध्या से सटा हुआ है और टफ है, ये किसी भी तरफ जा सकता है। इस 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था कि मायावती ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नो डाउट बसपा ने कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं। कैंडिडेट उतारने के साथ साथ बसपा, अगर पहले चरण से अगर हम बात करें तो बसपा ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव, बहुत अच्छे तरीका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंस एक अच्छे तरीके से रखी थी। तीसरे चरण और चौथे चरण तक अब जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, बसपा ने मायावती ने अपने भतीजे को जो है वापस किया और कहीं ना कहीं एक उदासीनता चौथे चरण में और पांचवें चरण में बसपा की दिखाई पड़ रही है। अब उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा या एनडीए को मिलेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। जी। कैसरगंज लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के हर एक सियासी मंच से विपक्षी दलों ने जमकर सवाल खड़े किए थे। आखिरकार उनके बेटे जो हैं करण भूषण, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहाँ पर भी मुकाबला आपको किस तरह का दिख रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली नेता हैं और उस क्षेत्र में उनका काफ़ी वर्चस्व है। पिछले 1 साल से उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसके वजह से हिंदुस्तान में वो और खासकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पे रहे हैं। काफ़ी चर्चित चेहरा है। भाजपा ने बहुत टाइम लिया ब्रजभूषण शरण के बारे में कि उनको कैंडिडेट बनाएं या ना बनाएं। आखिरकार उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पे उनके बेटे को टिकट दिया है। लड़ाई वहां पे भी कांटे की है, लेकिन हमें लगता है कि वो सीट भाजपा निकाल ले जाएगी। बात कर ली जाए हमीरपुर की, क्योंकि बुंदेलखंड पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को शानदार यहाँ से जीत 2019 में हासिल हुआ था। हमीरपुर की बात कर ली जाए, बांदा की बात कर ली जाए, जालौन की बात कर ली जाए, झांसी की बात कर ली जाए, ये तमाम ऐसी सीटें हैं। क्या यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाएं जो डिफेंस कॉरिडोर और तमाम चीज़ें लाई गई हैं, उसका कोई असर दिख रहा है या लोग स्थानीय मुद्दों को ही ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं? आपका क्या विश्लेषण है? संजय जी, बुंदेलखंड
भाजपा का हमेशा मजबूत गढ़ रहा है जी। वो 2014 में भी 19 की 19 सीट वहां से भाजपा निकाली थी और 2019 में भी वहां पे भरपूर जो है 100% का स्ट्राइक रेट था। 2-3 बड़े कदम वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे मोदी सरकार ने बुंदेलखंड में किया है। वो चाहे पेयजल का जो संकट था उसके ऊपर काम किया है, डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया है। वहां पे भी एक अच्छा माहौल भाजपा के लिए है और हमें नहीं लगता है कि बुंदेलखंड में इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक अलग तरह का माहौल है। अब हम बात करें वोटों के ध्रुवीकरण की। भाई लोकसभा सीटों को लेकर के हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया, चर्चा कर लिया। अमूमन एक तस्वीर साफ हो रही है कि जनता जनार्दन किस तरह से किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग कर रही है। वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के विनय जी ऐसा लगता नहीं है कि शुरुआत हुआ मुसलमानों से, फिर आरक्षण तक बात आई, उसके बाद लगातार वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के सियासी मंच से एक के बाद एक बयान दिए जाने लगे और हालत ये हो गया कि अब वोटों के ध्रुवीकरण को एक्सट्रीम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो बावरी ताला राम मंदिर में लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर ये सरकार में आए तो रामलला को फिर टेंट में पहुंचा देंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हुई, उसका भी कुछ असर इस 5वें चरण पर देखने को मिल रहा है। संजय जी, भाजपा बिना ध्रुवीकरण के चुनाव जीत ही नहीं सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ज़्यादा फेवर करता है और हर चुनाव में, वो चाहे 2014 हो या 2019 हो, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो 2022, इनमें सब में ध्रुवीकरण करने की कोशिश भाजपा तो करती है। और भाजपा इवन पिछले कई दशक से वो किसी न किसी तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है। बट ये सारी चीजें विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको देखना चाहिए, वो इन मुद्दों में कैसे उलझ जाती हैं और उनको उलझने के वजह से कहीं ना कहीं भाजपा को वो सपोर्ट कर देती हैं जाने अनजाने में, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। संजय जी, इसके अलावा भी हम एक मुद्दा और इसमें रखेंगे, जो ध्रुवीकरण के अलावा एक मुद्दा ऐसा है जिसे कहीं ना कहीं विपक्ष मानता है कि ये बहुत अच्छी तरीके से हावी है। ऐसा हम लोगों को भले ही न दिखता हो, बट विपक्ष को जरूर दिखता है, और वो है 5 किलो अनाज। पिछले 5 साल में विपक्षी पार्टियों ने इस 5 किलो अनाज को हर मंच पे इसकी आलोचना की कि 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे अर्थव्यवस्था पे जो है एक प्रभाव पड़ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं बैठकर खाने की और लतखोरी की जो है एक समस्या आती जा रही है। आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर पिछले 5 साल से विपक्ष जो है मोदी सरकार को घेरता रहा। लेकिन उन्होंने तो अब 10 किलो अनाज का एक वादा भी कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे लखनऊ में आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसका असर पड़ता है या नहीं, ये तो देखना होगा। फिलहाल विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमें यहीं तक इजाज़त देता है। फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं कि 5वें चरण को लेकर के सियासी जंग अपने चरम पर है। अब मतदाता किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 695 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं 5वें चरण में, और जाहिर सी बात है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो इनमें से सर्वाधिक सीटें बीजेपी के पास थी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये 5वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी प्रतिष्ठा को, जो 2019 में उसने हासिल किया था कि 32 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, उसे दोहराए या उसमें इजाफा करे। और इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती है कि वह कैसे भारतीय जनता पार्टी के पाले से सीटों को अपने खाते में कर पाएँ।
यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदाता कितना निकलते हैं, क्योंकि चौथे चरण तक मतदान प्रतिशत निश्चित तौर पर उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन पाँचवें चरण में क्या कुछ होता है, हमारे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी जो प्राइम टीवी के ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट हासिल कर रहे हैं, क्या कुछ उनके पास है जानकारी। अनुराग जी भाई, इस बार भी 4 चरणों का जो मतदान हुआ था उसी तरह का वोट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। जनता अभी भी जागरूक नहीं हो पाई है क्या? है तमाम जो उपाय उसने किए कामयाब होते नहीं दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सुबह तो हमने देखा पोलिंग बूथों पे लंबी लंबी कतारें लगी थी तमाम जगह, और इस तमाम लोग जो वोट करने अपना आ रहे थे, वोट कास्ट करके भी गए। लखनऊ में भी तमाम लोग जो आप देखेंगे, मायावती हों, ब्रजेश पाठक हों या राजनाथ सिंह हो, सब ने लोगों से ज़्यादा तादाद में वोट करने की अपील की है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोटिंग परसेंटेज है अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे लखनऊ सटी हुई जो सीट है मोहनलालगंज, वहाँ पे 30% के आसपास वोटिंग है। अयोध्या हो गया, फैजाबाद जो सीट है वहाँ पर करीब 28 से 29% वोटिंग हो रही है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर पोलिंग परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी इसको सामान्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम वोटर्स जो हैं वो अब पोलिंग बूथ पे आने से कतराने लगे हैं, क्योंकि गर्मी का कोई इलाज इन लोगों के पास नहीं है। पोलिंग बूथ पे ज़रूर कुछ मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए जहां तरह तरह की तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन पोलिंग बूथ तक वोटर्स पहुंचेंगे तभी तो वोट कास्ट करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्शन कमीशन के सामने शुरुआत से थी, और ये अब धीरे धीरे 5वें चरण में भी दिखाई दे रही है। अनुराग, मैंने देखा बहुत सारे लोग मतदान केंद्र पर मुझे ऐसे मिले जब मैं मतदान करने गया था। वहाँ पे लोगों की लिस्ट में नाम नहीं है, किसी के पहचान पत्र को लेकर के, किसी के नाम में त्रुटि को लेकर के तमाम लोग परेशान नज़र आए। ऐसा लगता है कि BLO जो नियुक्त किए जाते हैं उन्होंने महज खाना पूर्ति की है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा था कि 4 दिन पहले ही मतदाताओं को उनकी पर्ची घर घर तक पहुँचा दी जाए। मैं जहाँ रहता हूँ जानकीपुरम गार्डन, वहाँ पर एक घर में भी पर्ची नहीं पहुँचाई गई। तो ये लगता नहीं है कि मतदाताओं को मतदाता कैसे जागरूक होंगे जब उनके पास पर्ची नहीं है, गर्मी बहुत तेज़ है, बूथ पर जा रहे हैं लोग। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कुछ बूथों पर तो सामान्य स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन कई बूथ ऐसे हैं जहां मैं मतदान करने गया था, वहां पर लोग परेशान नज़र आ रहे थे। बिल्कुल संजय जी, जो वोटर स्लिप की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बूथ लेवल ऑफिसर बनाता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तक बूथ तक लाए, लेकिन जिस तरीके से BLO अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही दिखाते हैं, उसकी वजह से तमाम जो वोटर्स हैं वो चाह कर भी वोट नहीं डाल पाते हैं। ऑनलाइन जो अपडेट करनी चाहिए थी वोटर लिस्ट, वो अपडेट नहीं होती है, उसका मिलान नहीं हो पाता है, तो तमाम लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं देख पाते हैं। जबकि उनके पास वोटर ID कार्ड होता है, उसके बावजूद तमाम लोग अपना वोटर लिस्ट में जब नाम नहीं मिलता है तो पोलिंग बूथ से दूरी बना लेते हैं और अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते हैं। जो आपकी समस्या है वो एक आम समस्या है, और उसको दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो अब तक तमाम तरह के प्रयास किए जाने चाहिए थे, वो प्रयास कहीं नज़र नहीं आते। ज़मीनी हकीकत यही है कि जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में जब पहुँचते हैं पोलिंग बूथ पर, तो उनको पता चलता है कि उनका पोलिंग लिस्ट में नाम है, लेकिन जब उसके पहले जब ऑनलाइन चेक करते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं वोटर्स को पोलिंग बूथ से दूर कर देती हैं, और जिस तरह से वोटर्स का तादाद में आना चाहिए था वो नहीं आ पाते हैं। मैंने ये अपील की है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। मैं पहले भी ये अपील कर चुका हूँ कि लोग बूथ पर ज़रूर जाएँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी हमारा लगातार कवरेज जारी रहेगा। आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज।
संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6393882172। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर